वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 194 ए की, जो बात करता है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो हमने सेक्शन 193 को डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि जब सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग इंटरेस्ट पे किया जाता है तो ऐसे में सेक्शन 193 के तहत टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा बाय द पेयर। जबकि जो इंटरेस्ट है वो अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है, दैट मीन सिक्योरिटीज पर जो इंटरेस्ट होता है उसके अलावा और कोई भी इंटरेस्ट पे किया जाता है तो वो सेक्शन 194 ए के तहत उस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। कौन व्यक्ति टीडीएस डिडक्ट करेगा? तो इसके लिए बताया गया एवरी पर्सन, एनी पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू ए रेजिडेंट एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट अदर देन इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। प्रत्येक वो व्यक्ति जो इंटरेस्ट की पेमेंट करेगा टू ए रेजिडेंट, किसी रेजिडेंट को। तो मान लीजिए एक कंपनी है, अगर वो किसी रेजिडेंट पर्सन को इंटरेस्ट पे करेगी तो वो क्या करेगी? टीडीएस डिडक्ट करेगी। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, अगर वो रेजिडेंट पर्सन को इंटरेस्ट पे करेगी तो टीडीएस डिडक्ट करेगी। यहां पर कहा गया नॉट बीइंग एन इंडिविजुअल और ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, दैट मींस अगर कोई इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे करेगा किसी रेजिडेंट इन इंडिया को तो वो टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। सेम वे में कहा गया अगर कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इंटरेस्ट पे करेगी किसी रेजिडेंट को तो वो टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी। लेकिन हम थोड़ी ही देर में देखेंगे इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी अगर इंटरेस्ट पे करेगी तो उस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। जनरली ये लोग अगर इंटरेस्ट पे करेंगे तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। एक स्पेशल सिचुएशन दी गई, अगर वो स्पेशल सिचुएशन अराइज होती है तो इंडिविजुअल और एचयूएफ अगर इंटरेस्ट पे करेंगे तो टीडीएस डिडक्ट करने के बाद ही पेमेंट करेंगे। तो पहली बात तो कही गई, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म है, चाहे वो कंपनी है, चाहे वो एओपी है, बीओआई है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, अगर वो इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? टू ए रेजिडेंट। अब रेजिडेंट कोई भी हो सकता है, रेजिडेंट इंडिविजुअल भी हो सकता है, रेजिडेंट एचयूएफ भी हो सकती है, रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, रेजिडेंट कंपनी भी हो सकती है। तो ऐसे में क्या किया जाएगा? टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है तो सेक्शन 193 अप्लाई होगा, और उसके अलावा और कोई इंटरेस्ट है तो सेक्शन 194 ए अप्लाई होगा। ये जो सेक्शन है 194 ए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही प्रैक्टिकल जो है सेक्शन है। आप देखेंगे अगर आप इनकम टैक्स के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, आप टीडीएस के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, तो जनरली आपको सेक्शन 194 ए देखने को मिल जाएगा। दैट मीन्स प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई लोन लेकर आज बिजनेस करता है और उस लोन पर वो इंटरेस्ट पे करता है और उस इंटरेस्ट पर वो टीडीएस डिडक्ट करता है। तो हम देखेंगे कब टीडीएस डिडक्ट करना है, कब नहीं करना है। कब टीडीएस डिडक्ट करना है इसके लिए बताया गया, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम टू द अकाउंट ऑफ द पे और एट द टाइम ऑफ पेमेंट। जब आप उसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे या फिर उसको पेमेंट करेंगे, एट दैट टाइम आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे। इन दोनों में से जो भी इवेंट पहले होगी। तो एक एग्जांपल अगर आप लेकर चलते हैं तो मान लीजिए मिस्टर एक्स है, ये एबीसी लिमिटेड कंपनी है। तो मिस्टर एक्स को एबीसी लिमिटेड जो है इंटरेस्ट पे करती है, इंटरेस्ट ऑन लोन। मान लीजिए मिस्टर एक्स से लोन लिया गया है और लेट से इंटरेस्ट की पेमेंट है 1 लाख रुपीज की। तो अब एबीसी लिमिटेड क्या करेगी? टीडीएस डिडक्ट करेगी। कितना टीडीएस? 10%। तो 10% का यहां पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा 10,000 रुपीज। कब डिडक्ट किया जाएगा? तो अब मान लीजिए एबीसी लिमिटेड जो है 30 अप्रैल 2021 को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक अकाउंटिंग एंट्री पास करती है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए या फिर टू इंटरेस्ट पेबल। लेट से 1 लाख रुपीज की इंटरेस्ट की पेमेंट है
और यहाँ पर 1 लाख रुपीज जो है इंटरेस्ट पे किया जाना है मिस्टर ए को। अब मान लीजिए ये जो पेमेंट की जाती है, लेट्स से ये पेमेंट की जाती है 10 मई 2021 को, मिस्टर ए डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपीज। तो बात आई कि टीडीएस कब डिडक्ट किया जाएगा, तो कहा जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट करेंगे मिस्टर ए के अकाउंट को, या फिर आप पेमेंट करेंगे मिस्टर ए को, एट दैट टाइम आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे। इन दोनों में से जो भी इवेंट पहले होगी, यहाँ पर इवेंट कौन सी पहले हुई, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पहले रिकॉर्ड किया गया, उसके बाद पेमेंट की गई। तो यहाँ पर टीडीएस कहां डिडक्ट किया जाएगा, 30 अप्रैल को। कितना टीडीएस, टू टीडीएस पेबल ऑन इंटरेस्ट दैट इज 10,000 रुपीज, और मिस्टर ए के अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा बाय 90,000 रुपीज। अब मान लीजिए 30 अप्रैल को पेमेंट हुई होती और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो खर्चा 10 मई को रिकॉर्ड किया गया होता, तो टीडीएस कब डिडक्ट होता, तो टीडीएस एट द टाइम ऑफ पेमेंट डिडक्ट होता। दैट मींस दोनों में से जो भी इवेंट पहले होगी उस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो अब यहाँ पर 10,000 रुपीज का टीडीएस डिडक्ट कर लिया गया। 10 मई को जो है 90,000 रुपीज की पेमेंट जो है वो मिस्टर ए को कर दी गई, और 30 अप्रैल को ये जो टीडीएस डिडक्ट किया गया, इसकी जो ड्यू डेट है डिपॉजिट करने की वो है 7 मई। हमने डिस्कस किया था कि जिस भी महीने में आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे उस महीने के बाद जो अगला महीना होगा उसकी 7 तारीख तक आपको टीडीएस डिपॉजिट करना होता है। हमने टीडीएस डिडक्ट किया अप्रैल मंथ में, तो टीडीएस डिपॉजिट कब करना है, 7 मई तक। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 7 मई को टीडीएस जो है वो डिपॉजिट करेंगे, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट दैट इज 10,000 रुपीज टू बैंक अकाउंट 10,000। तो इस तरह बेसिकली आप टीडीएस डिडक्ट करते हैं और टीडीएस की पेमेंट करते हैं। प्रैक्टिकली आप टीडीएस कैसे पे करेंगे, वो हमारा जो प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स में उसको आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, कैसे आप टीडीएस डिपॉजिट करेंगे। ये जो 10,000 रुपए की अमाउंट है इसको आप किस तरह डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल भी आपको दिया गया है, मिस्टर एक्स के द्वारा 1 लाख रुपए का लोन जो है वो एबीसी लिमिटेड को दिया गया। एबीसी लिमिटेड के द्वारा उस पर 12,000 रुपीज का इंटरेस्ट जो है पे किया जाना है। तो ऐसे में एबीसी लिमिटेड क्या करेगी, 10% टीडीएस डिडक्ट करेगी, 1,1200 वो गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट करेगी, और 10,800 रुपीज जो है वो मिस्टर एक्स को पे किए जाएंगे। और मिस्टर एक्स के हाथ में जो इनकम होगी वो इनकम होगी 10,800 रुपीज प्लस 1,200 दैट इज 12,000 रुपीज, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। अभी हमने देखा कि अगर कोई इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इंटरेस्ट पे करेंगी तो वो टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगी। लेट्स से मिस्टर एक्स है और मिस्टर वाई है। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को 10 लाख रुपीज का जो है लोन दिया है, और मिस्टर वाई उस पर क्या करते हैं, 12% पर एनम के अकॉर्डिंग 1,20,000 रुपए जो है यहाँ पर इंटरेस्ट पे किया जाना है। तो ऐसे में मिस्टर वाई के द्वारा कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। रीजन भी कहा गया कि जो मिस्टर वाई है वो एक इंडिविजुअल है, तो ऐसे में इंडिविजुअल अगर इंटरेस्ट की पेमेंट करेगा तो वो टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। सेम वे में अगर ये एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती, वो इंटरेस्ट पे करती तो भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करती। लेकिन मैंने आपको बताया था एक स्पेशल सिचुएशन में टीडीएस डिडक्ट करना होगा बाय द इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब वो स्पेशल सिचुएशन क्या है वो बताया गया, प्रोवाइडेड दैट एन इंडिविजुअल or a Hindu undivided family whose total sales, gross receipts or turnover from the business or the profession carried on by him exceeds 1 crore rupees in case of business
or 50 lakh rupees in case of profession during the financial year immediately preceding the financial year in which such interest is credited or paid shall be liable to deduct income tax under this section. अगर कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फिर कोई इंडिविजुअल जिसकी टर्नओवर, जिसकी ग्रोस रिसीट्स बिजनेस के केस में 1 करोड़ से ज्यादा, प्रोफेशनल के केस में 50 लाख रुपए से ज्यादा है, in the last financial year, in that situation TDS has to be deducted by that individual or Hindu undivided family. अब मान लीजिए मिस्टर वाई के द्वारा हमने देखा कि टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर ये पेमेंट मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 21-22 में की जा रही है और मिस्टर वाई की जो टर्नओवर है फाइनेंशियल ईयर 2021 में अगर वो बिजनेस करते हैं और टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा है, बिजनेस टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा है, और अगर वो प्रोफेशनल हैं तो प्रोफेशन से जो उनकी रिसीट्स हैं वो 50 लाख रुपए से ज्यादा है, तो ऐसे में टीडीएस डिडक्ट करना होगा ऑन दिस अमाउंट। तो इसका मतलब जनरली अगर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ इंटरेस्ट पे करेगी वो टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी, लेकिन हम चेक करेंगे अगर उस इंडिविजुअल की, उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की लास्ट ईयर में अगर टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, प्रोफेशनल के केस में 50 लाख रुपए से ज्यादा की रिसीट्स हैं, तो ऐसे में उस इंडिविजुअल या उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के द्वारा टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा और डिडक्ट करने के बाद गवर्नमेंट को भी पे किया जाएगा। तो एक बात यहां पर प्रोविजो के तहत इंसर्ट कर दी गई। मेन सेक्शन में कहा गया कि इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, लेकिन एक प्रोविजो यहां पर इंसर्ट कर दिया गया कि अगर उस इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा या 50 लाख रुपए से ज्यादा होगी तो वो टीडीएस डिडक्ट करेगी। और ये जो टर्नओवर हमें चेक करनी है, ये प्रोफेशनल रिसीट हमें जो चेक करनी है, वो जिस फाइनेंशियल ईयर में हम टीडी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट क्रेडिट कर रहे हैं, उससे जस्ट इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, उससे जस्ट पिछला फाइनेंशियल ईयर हम चेक करेंगे, उसमें टर्नओवर या रिसीट्स 1 करोड़ रुपए या 50 लाख रुपए से ज्यादा है। बिजनेस के केस में 1 करोड़ रुपए की लिमिट है, प्रोफेशनल के केस में 50 लाख रुपए की लिमिट है। अगर कोई भी लिमिट क्रॉस हो जाती है तो इन दैट सिचुएशन टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा बाय दैट इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सिमिलरली यहां पर भी एक्सप्लेनेशन रखी गई। अगर मान लीजिए कंपनी क्या करती है, जो एबीसी लिमिटेड है, एबीसी लिमिटेड एक अकाउंटिंग एंट्री पास करती है 30 अप्रैल 2021 को, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट लेट्स से 12,000 रुपीज टू इंटरेस्ट पेबल 12,000 रुपीज। तो यहां पर कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति के अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया जाता और वो अमाउंट किसी इंटरेस्ट पेबल अकाउंट या फिर किसी सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है तो भी टीडीएस डिडक्ट करना होगा। तो यहां पर एक्सप्लेनेशन इंसर्ट की गई और कहा गया फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन वेयर एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट is credited to any account such as interest payable account, suspense account or any other name in the books of accounts of the person liable to pay such income, such crediting shall deemed to be the credit of such income to the account of the payee। तो यह मान लिया जाएगा ये इनकम जो है मिस्टर ए के अकाउंट में ही क्रेडिट की गई है और इस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते थे, वो किसी व्यक्ति के नाम को क्रेडिट ना करके एक सस्पेंस अकाउंट को या इंटरेस्ट पेबल अकाउंट को क्रेडिट कर देते थे और कहा जाता था कि यहां पर कोई टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि सेक्शन के अंदर कहा गया है कि आप किसी व्यक्ति के अकाउंट को अगर क्रेडिट करेंगे या उसको पेमेंट करेंगे तो टीडीएस डिडक्ट होगा। तो ऐसे में ये एक्सप्लेनेशन इंसर्ट की गई और कहा गया कि अगर आप इंटरेस्ट पेबल अकाउंट या सस्पेंस अकाउंट को भी क्रेडिट करेंगे तो हम मान लेंगे कि आपने
पेई के अकाउंट को, मिस्टर ए के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है और आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। अब यहां पर कुछ लिमिट बताई गई, अगर उस लिमिट तक इंटरेस्ट पे किया जाएगा तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 shall नॉट अप्लाई, दैट मींस सबसेक्शन 1 के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे, टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अगर जो पेमेंट की जा रही है इंटरेस्ट की, वो जो पेमेंट है वो 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं है। where the amount of such income, or as the case may be, the aggregate of the amounts of such income credited or paid or likely to be credited or paid during the financial year by the person referred to in subsection 1, that is payer, to the account of or to the payee does not exceed 5,000 rupees in any other case। तो पहले हम बात करते हैं 5,000 रुपए तक का इंटरेस्ट अगर पे किया जाता है किसी के द्वारा भी, चाहे वो कंपनी है, एओपी है, बीओआई है, पार्टनरशिप फर्म है, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, तो वो टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? वो इंटरेस्ट की पेमेंट करने वाला, दैट इज पेयर। और दूसरा बताया गया, अगर किसी बैंक के द्वारा पेमेंट की जानी है इंटरेस्ट की, तो ऐसे में 40,000 रुपए तक की अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। मान लीजिए मेरा कोई फिक्स डिपॉजिट है, लेट्स से 5 लाख रुपीस का फिक्स डिपॉजिट है किसी बैंक के अंदर, और बैंक मुझे पूरे साल भर में 35,000 रुपए का इंटरेस्ट देने वाला है 35,000 रुपीज का, तो बैंक कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। अगर मान लीजिए बैंक मुझे देने वाला है इंटरेस्ट 41,000 रुपीज का, 41,000 रुपए का, तो बैंक क्या करेगा? 10% का टीडीएस डिडक्ट करेगा। बैंक के केस में लिमिट बताई गई 40,000। तो 40,000 रुपीज वेयर द पेयर इज ए बैंकिंग कंपनी टू विच द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अप्लाइज, इन दैट सिचुएशन इंटरेस्ट अप टू द अमाउंट ऑफ 40,000 रुपीज, उस पर कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। इसी तरह बताया गया, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो बैंकिंग के बिजनेस के अंदर है, तो वो भी 40,000 रुपीज तक की इंटरेस्ट पेमेंट पर टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी। सिमिलरली जो पोस्ट ऑफिस के जो बैंक्स हैं, पोस्ट ऑफिस में जो अकाउंट्स होल्डर है, उनको अगर 40,000 रुपीज का इंटरेस्ट पे किया जाता है, तो भी उस पर पोस्ट ऑफिस के द्वारा टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, 40,000 रुपीज इन केस ऑफ बैंक, 40,000 रुपीज इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, 40,000 रुपीज इन केस ऑफ पोस्ट ऑफिस, एंड 5,000 रुपीज इन एनी अदर केस। तो बैंक के अलावा, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अलावा या फिर पोस्ट ऑफिस के अलावा अगर किसी और व्यक्ति के द्वारा इंटरेस्ट पे किया जा रहा है 5,000 रुपए से ज्यादा, तो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो आज की डेट में आपने देखा होगा, फाइनेंशियल ईयर 2021 की अगर मैं बात करूं, तो जहां पर एफडीज पर पेमेंट की जा रही है इंटरेस्ट की, और वो पेमेंट है 40,000 रुपए तक, तो कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं किया गया है। उसके अलावा बताया गया कि ये जो 40,000 रुपए की लिमिट है, अगर जिस व्यक्ति को वो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, दैट इज पेई, अगर वो एक सीनियर सिटीजन है, तो ऐसे में ये लिमिट कर दी गई 50,000 रुपए। दैट मीन्स बैंक अगर किसी सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट पे करेगा, तो वो 50,000 रुपए तक की अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। एक बात आपको ध्यान रखना है, फिक्स डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल होता है, उस पर कोई एग्जम्पशन नहीं है। यहां पर बात की जा रही है टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा बाय द बैंक। अगर इंटरेस्ट 40,000 रुपए से ज्यादा है इन केस ऑफ नॉर्मल इंडिविजुअल, अगर इंटरेस्ट 50,000 रुपए से ज्यादा है इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, तो बैंक के द्वारा टीडीएस डिडक्ट किया जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन केस ऑफ ए बैंक अगर 40,000 रुपए तक का इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो वो टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन 50,000 रुपए तक की अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। उसके अलावा कहा गया कि जो सेविंग बैंक अकाउंट होगा, और उस सेविंग बैंक अकाउंट में जो आपकी मनी होती है, जो आपका पैसा होता है, जो डिपॉजिट्स होते हैं,
उस पर जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। ध्यान रखें, फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट दिया जाता है बाय द बैंक उस पर टीडीएस की बात की जाती है। सेविंग बैंक अकाउंट पर जो इंटरेस्ट दिया जाता है उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होता, भले ही वो 40,000 रुपए से कम हो, भले ही वो 40,000 रुपए से ज्यादा हो, प्रोवाइडेड दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम credited or paid in respect of time deposits. Time deposits means fixed deposits with a banking company to which banking regulation act applies, or time deposit with a cooperative society engaged in the business of banking, deposits with a public company which is formed and registered in India with the main objective of carrying on the business of providing long-term finance for construction or purchase of houses in India for residential purpose and which is eligible for deduction under clause 8th of the subsection 1 of section 36। तो बेसिकली जो बड़ी कंपनीज हैं इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है और जो लॉन्ग टर्म जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस है उनके लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करती है, तो उस केस में जो है जो इनकम क्रेडिट की जाएगी, द अमाउंट शैल बी कंप्यूटेड विद रेफरेंस टू द इनकम क्रेडिटेड और पेड बाय ए ब्रांच ऑफ द बैंकिंग कंपनी और द कोऑपरेटिव बैंक एज द केस मे बी। तो उस केस में जो है आपके जितने भी बैंक के अंदर अकाउंट्स होंगे, एग्जांपल के लिए मान बैंक ऑफ इंडिया में आपका बैंक अकाउंट है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लेट से 2 ब्रांचेस है, ब्रांच 1 ब्रांच 2। तो कहा गया एक ब्रांच में आपके जितने भी अकाउंट होंगे, लेट से मान लीजिए मेरे ब्रांच 1 के अंदर 3 फिक्स डिपॉजिट्स है, 1 2 3, फर्स्ट फिक्स डिपॉजिट, सेकंड फिक्स डिपॉजिट, थर्ड फिक्स डिपॉजिट। तो ये जो 40,000 रुपए की लिमिट बताई गई, ये 40,000 रुपए की लिमिट बताई गई, जितने भी फिक्स डिपॉजिट मेरे उस ब्रांच में होंगे उन सबको मिलाकर। लेट्स से फर्स्ट फिक्स डिपॉजिट पर मेरा इंटरेस्ट है 18,000, सेकंड फिक्स डिपॉजिट पर है 12,000 और थर्ड फिक्स डिपॉजिट पर है लेट्स से 20,000। तो यहां पर मेरा टोटल इंटरेस्ट हो जाता है 50,000 रुपीज और मैं एक नॉर्मल इंडिविजुअल हूं, मेरी एज 60 ईयर से कम है, तो ऐसे में यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो ये जो 40,000 रुपए की आपको लिमिट दी गई है, ये लिमिट दी गई है फॉर ए ब्रांच। तो ऐसा नहीं है कि एक फिक्स डिपॉजिट पर आपको 40,000 रुपए की लिमिट दी गई है। तो प्रोवाइडेड दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम क्रेडिटेड और पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम डिपॉजिट्स, द अफोरसेड अमाउंट शैल बी कंप्यूटेड with reference to the income credited or paid by a branch of the banking company or the cooperative society or the public company as the case may be। तो मान लीजिए आपका कोई फिक्स डिपॉजिट है किसी पब्लिक कंपनी में। कौन सी पब्लिक कंपनी? जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती है। किसको प्रोवाइड करती है? कंस्ट्रक्शन कंपनीज को। तो कंस्ट्रक्शन के लिए और परचेज ऑफ हाउसेज इन इंडिया फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस। तो ऐसे में इन कंपनीज से भी अगर आपको जो इंटरेस्ट मिलता है तो 40,000 रुपए तक का इंटरेस्ट जो है उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, उसके अलावा टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज और पोस्ट ऑफिस के केस में लिमिट है 40,000 की, उसके अलावा जो लिमिट है वो है 5,000 रुपए की। तो ऐसे में जो पॉइंट नंबर सी में बताया गया, जो पब्लिक कंपनी जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती है फॉर द कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ हाउस, और ऐसी कंपनी में अगर आपका फिक्स डिपॉजिट है उस पर अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो 5,000 रुपए तक के इंटरेस्ट पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। और ये जो इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट की जाएगी ये ब्रांच बेसिस पर कैलकुलेट की जाएगी, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द अमाउंट रेफर्ड टू इन द फर्स्ट प्रोविजो shall be computed with reference to the income credited or paid by the banking company or the cooperative bank or the public company as the case may be, where such banking company or the cooperative society has adopted core banking solution। तो ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो आज की डेट में प्रत्येक जो बैंक है वो अडॉप्ट करता है
और इस कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर के जरिए ही एक ब्रांच में आपके कितने अकाउंट्स मेंटेन हैं वो बेसिकली आपकी वो इंफॉर्मेशन ले ली जाती है। आपके पैन नंबर पर कितने फिक्स डिपॉजिट आपने मेंटेन किए हैं जिन पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ड्यू टू दिस सॉफ्टवेयर वो जो है कैलकुलेट कर लिया जाता है, और सभी फिक्स डिपॉजिट्स की जो अमाउंट होगी वो अगर 40,000 रुपए से ज्यादा है तो ऐसे में टीडीएस डिडक्ट किया जाए। उसके अलावा हमने देखा था सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 रुपए तक की लिमिट है। 50,000 रुपए तक का इंटरेस्ट अगर पे किया जाता है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इन केस ऑफ पेई being a senior citizen, the provision of subclause A, B, C shall have effect as if for the words 40,000, the words 50,000 has been substituted. तो बेसिकली अगर बैंक्स के द्वारा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा या फिर पोस्ट ऑफिस के द्वारा सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट की पेमेंट की जा रही है और वो इंटरेस्ट की पेमेंट 50,000 रुपए तक है तो ऐसे में टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो टाइम डिपॉजिट है, रेकरिंग डिपॉजिट है, उन पर जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाता। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होता है, हालांकि उसके केस में सेक्शन 80 टीटीए के तहत 10,000 रुपए तक की जो अमाउंट है वो एग्जम्प्ट हो जाती है, और सेक्शन 80 टीटीबी के तहत अगर वो एक सीनियर सिटीजन है, इन दैट सिचुएशन 50,000 रुपए तक का सेविंग बैंक इंटरेस्ट जो है वो एग्जम्प्ट है। तो ये ध्यान रखें, सेक्शन 80 टीटीए, सेक्शन 80 टीटीबी, सेविंग बैंक इंटरेस्ट पर टीडीएस कभी भी डिडक्ट नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर नॉर्मल इंडिविजुअल है, 60 साल से कम एज है, 60 ईयर से कम एज है, तो जितना सेविंग बैंक इंटरेस्ट मिला है वो एग्जम्प्ट होगा मैक्सिमम 10,000 रुपीज तक। और अगर वो सीनियर सिटीजन है तो जितना सेविंग बैंक इंटरेस्ट मिला है वो एग्जम्प्ट होगा मैक्सिमम 50,000 रुपए तक। 50,000 रुपए से ज्यादा होगा तो टैक्सेबल होगा, जितना ज्यादा होगा। सेम वे में इन केस ऑफ नॉर्मल इंडिविजुअल, एज 60 ईयर से कम है तो 10,000 रुपए से ज्यादा जितना इंटरेस्ट होगा सेविंग बैंक इंटरेस्ट वो टैक्सेबल होगा। ये तो थी सेविंग बैंक इंटरेस्ट की। अब बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट की या रेकरिंग डिपॉजिट की। तो फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट जो है वो आपके फुल्ली टैक्सेबल है। उनके केस में कोई छूट आपको नहीं दी गई, कोई एग्जम्पशन आपको नहीं दी गई। बस ये कहा गया कि अगर 40,000 रुपए तक का ब्याज दिया जाएगा फिक्स डिपॉजिट्स पर तो जो पेमेंट करेगा इंटरेस्ट की वो टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपए तक के फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अगर फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट्स के अलावा और कोई इंटरेस्ट है तो उसके केस में 5,000 रुपए तक की लिमिट दी गई है। उसके बाद अभी तक हमने जितना डिस्कस किया उसमें हमने देखा अगर कोई बैंक, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक या फिर कोई पोस्ट ऑफिस किसी दूसरे व्यक्ति को इंटरेस्ट पे करता है। अब मान लीजिए मिस्टर एक्स है और वो पेमेंट कर रहे हैं बैंक को। कौन सी पेमेंट? इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। मिस्टर एक्स ने एक बिजनेस लोन लिया है और उस बिजनेस लोन पर वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं किसको? बैंक। लेट्स से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को वो इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं। तो क्या इस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा? अभी तक हमने जितना डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग तो किया जाना चाहिए। अगर मिस्टर एक्स की टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है इन केस ऑफ बिजनेस, 50 लाख रुपए से ज्यादा है इन केस ऑफ प्रोफेशन। तो मान लीजिए मिस्टर एक्स की जो टर्नओवर है लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर वो है 2 करोड़ रुपीस। तो ऐसे में मिस्टर एक्स टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लायबल है। लेकिन यहां पर कहा गया कि अगर आप कोई भी इनकम क्रेडिट कर रहे हैं या पे कर रहे हैं टू ए बैंकिंग कंपनी, दैट मींस ये जो इंटरेस्ट है बैंक के हाथ में क्या है? इनकम है, और ये इनकम आप पे कर रहे हो किसी बैंक को या किसी अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हो जो बैंक का अकाउंट है, तो ऐसे में कहा गया कि इस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। या फिर कोई ऐसा
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो अगर आप एनबीएफसी को इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे तो वहां पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर जो छूट दी गई है वो कहा गया है बैंक को अगर आप इंटरेस्ट पे करेंगे तो टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे, जितना इंटरेस्ट है उतनी बैंक को पेमेंट करेंगे। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो बैंक्स में कवर नहीं होती है। तो अगर आपने किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से लोन लिया, लेट से मान लीजिए मनापुरम गोल्ड लोन जो है वो आपने लिया बिजनेस पर्पस के लिए और उसके लिए आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। बजाज फाइनेंस से आपने लोन लिया, कोटक महिंद्रा से आपने लोन लिया, जो कि बैंक्स नहीं है, ये कहलाते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस या इंस्टीट्यूशंस। इनसे अगर आप लोन लेते हैं और आप 5,000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट इनको करते हैं इंटरेस्ट की, तो आप क्या करेंगे, टीडीएस डिडक्ट करेंगे। अगर आप एक कंपनी है, अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म है, अगर आप एक एओपी है, बीओआई है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, तो आप अगर इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को तो आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे अगर वो अमाउंट 5,000 रुपए से ज्यादा है। अगर कोई इंडिविजुअल या हिंदू इंडिविजुअल फैमिली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इंटरेस्ट पे करती है तो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा इफ द टर्नओवर और द ग्रॉस रिसीट्स इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज मोर देन 1 करोड़ रुपीज इन केस ऑफ बिजनेस, 50 लाख रुपीज इन केस ऑफ प्रोफेशन। अगर आप पेमेंट करते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी को अगर आप इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं तो टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को अगर आप पेमेंट करते हैं तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। किसी कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि बैंक इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर है, उसको अगर आप पेमेंट करते हैं इंटरेस्ट की तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल, स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट, तो कोई ऐसा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो है एस्टैब्लिश किया गया है, तो ऐसे में उस पर भी टीडीएस प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। सच अदर इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन और बॉडी और क्लास ऑफ इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन और बॉडीज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग नोटिफाई इन दिस बिहाफ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नोटिफाई कर सकती है कुछ इंस्टीट्यूट्स को, कुछ एसोसिएशंस को, तो उनके केसेस में भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाए। कहा गया है 1 अप्रैल 2020 के बाद कोई भी नोटिफिकेशन इशू नहीं की जाएगी, जो भी नोटिफिकेशन इशू की जाएगी वो 1 अप्रैल 2020 से पहले कर दी जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बैंक कब टीडीएस नहीं काटेगा और आप अगर बैंक को पेमेंट करते हैं तो आप कब टीडीएस नहीं काटेंगे। तो बैंक अगर इंटरेस्ट पे कर रहा है तो बैंक के केस में बताया गया कि 40,000 इन केस ऑफ नॉर्मल इंडिविजुअल, 50,000 इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, और अगर और कोई व्यक्ति पेमेंट कर रहा है तो 50,000 रुपए से ज्यादा अगर वो पेमेंट करता है तो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। उसके अलावा अगर पार्टनरशिप फर्म के द्वारा पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे किया जाता है, मान लीजिए एक फर्म है एबीसी एंड कंपनी, 3 पार्टनर है एबीसी, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 मान लीजिए 10 लाख रुपए की इंटरेस्ट की पेमेंट ए को की गई, 15 लाख रुपीज की इंटरेस्ट की पेमेंट बी को की गई, 20 लाख रुपीज की इंटरेस्ट की पेमेंट सी को की गई, तो यहां पर कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, पार्टनरशिप फर्म जब पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करती है तो उस पर कोई टीडीएस की बात नहीं की जाएगी। To such income credited or paid by a cooperative society to a member thereof, or to such income credited or paid by a cooperative society to any other cooperative society। तो बेसिकली अगर आपको पता है कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो मेंबर्स के द्वारा फॉर्म की जाती है, और ये कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है अगर अपने मेंबर्स को इंटरेस्ट पे करती है तो उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। सिमिलरली अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट की पेमेंट करेगी तो उस केस में भी जो है टीडीएस की बात नहीं होगी। इसके अलावा कहा गया टू सच इनकम क्रेडिटेड और पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट्स अंडर एनी स्कीम फ्रेम्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जैसा हमने सेक्शन 193 में देखा था, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के केस में बहुत सारी सिक्योरिटीज ऐसी बताई गई थी जिनके केसेस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा।
फॉर एग्जांपल 6.5% गोल्ड लोन, 6.25% गोल्ड लोन, तो गोल्ड बॉन्ड। तो बेसिकली उन स्पेसिफिक सिक्योरिटीज के केस में जिस तरह टीडीएस अप्लाई नहीं होता था, उसी तरह यहाँ पर जो डिपॉजिट्स हैं उनको भी स्पेसिफाई किया जा सकता है कि इन स्पेसिफिक डिपॉजिट्स के केस में जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। टू सच इनकम क्रेडिटेड और पेड इन रिस्पेक्ट of deposits with a banking company to which the Banking Regulation Act 1949 applies। तो यहां पर बेसिकली बताया गया है कि अदर देन टाइम डिपॉजिट्स, बाकी जो डिपॉजिट्स होंगे उन पर जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो अभी तक जो हम बात कर रहे थे, सेविंग बैंक अकाउंट में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, वो इस प्रोविजन की वजह से डिडक्ट नहीं होता है। यहां पर कहा गया है कि टाइम डिपॉजिट्स के अलावा, टाइम डिपॉजिट मींस फिक्स डिपॉजिट्स जिनको आप एफडीज कहते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट्स आरडीज कहते हैं, इनके अलावा और जितने भी डिपॉजिट्स होंगे, जो आपके सेविंग बैंक अकाउंट में जो आपका पैसा है वो भी बैंक के लिए डिपॉजिट है, और उस डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। To such income credited or paid in respect of deposits with a primary agriculture credit society or a primary credit society or a cooperative land mortgage bank or a cooperative land development bank। तो बेसिकली ये वो बैंक है जो एग्रीकल्चर फैसिलिटीज के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, तो उस केस में जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। डिपॉजिट्स अदर देन टाइम डिपॉजिट्स विद ए कोऑपरेटिव सोसाइटी अदर देन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी और बैंक रेफर टू इन सब क्लॉज ए। तो उसके अलावा अगर टाइम डिपॉजिट्स के अलावा जो जितने भी डिपॉजिट्स होंगे, अगेन दैट मींस कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है जिस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो उस पर भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। सच income credited or paid by the central government under any provision of this act or the Indian Income Tax Act 1922 or the State Duty Act 1953, Wealth Tax 1957 or the Super Profit Tax 1963 और द इंटरेस्ट टैक्स एक्ट 1974। तो ये बेसिकली कुछ एक्ट्स बताए गए हैं, कुछ लॉज बताए गए हैं। इन लॉज के तहत अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई इंटरेस्ट की पेमेंट की जाती है तो उस पर भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल, जब आपको इनकम टैक्स रिफंड मिलता है, अगर इनकम टैक्स रिफंड आपको डिले मिलता है, लेट मिलता है, तो गवर्नमेंट के द्वारा उस इनकम टैक्स रिफंड पर इंटरेस्ट पे किया जाता है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि इनकम टैक्स रिफंड पर जो इंटरेस्ट आपको मिलता है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाता। तो यहाँ पर वो प्रोविजन दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इनकम टैक्स एक्ट के तहत अगर कोई इंटरेस्ट पे करेगी तो उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी। टू सच इनकम क्रेडिटेड by way of interest on the compensation amount awarded by the motor accident claims tribunal। तो अगर कोई मोटर एक्सीडेंट क्लेम आपका है जिस पर आपको इंटरेस्ट मिला है, उस इंटरेस्ट पर भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। टू सच इनकम paid by way of interest on the compensation amount awarded by motor accident claims tribunal where the amount of such income or as the case may be the aggregate of the amounts of such income paid during the financial year does not exceed 50,000 rupees। तो यहां पर बेसिकली कहा गया है मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल के द्वारा इंटरेस्ट की पेमेंट की जाती है और वो पेमेंट अगर 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। To such income which is paid or payable by an infrastructure capital company or infrastructure capital fund or infrastructure debt fund or a public sector company or scheduled bank in relation to a zero coupon bond issued on or after 2005 by such company, fund or public sector company or scheduled bank। तो अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड है, कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी है, कोई शेड्यूल्ड बैंक है जिसने जीरो कूपन बॉन्ड इशू किए थे 1 जून 2005 के बाद और उस बॉन्ड पर वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो ऐसे में वो टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर स्पेसिफिक
डिपॉजिट्स और सिक्योरिटीज बताई गई है जिन पर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाए। टाइम डिपॉजिट्स में कौन से डिपॉजिट्स कवर किए गए हैं, इसके लिए एक्सप्लेनेशन 1 यहां पर दी गई है। फॉर द पर्पज ऑफ द क्लॉज 1, 7 एंड 7A, टाइम डिपॉजिट मींस द डिपॉजिट्स रीपेबल ऑन द एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड्स। तो बेसिकली आपको पता होता है कि जो फिक्स डिपॉजिट होते हैं उनकी एक एक्सपायरी पीरियड होता है, और उस एक्सपायरी पीरियड के बाद वो जो अमाउंट है वो बैंक के लिए पेबल हो जाती है, पे करनी होती है। और सीनियर सिटीजन बताया गया हु अटेन्स द एज ऑफ 60 इयर्स और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में भी, जिस प्रीवियस ईयर में जब भी कोई व्यक्ति 60 साल या उससे ज्यादा का हो जाता है तो वो क्या माना जाएगा, सीनियर सिटीजन माना जाएगा। तो सीनियर सिटीजन के केस में कहा गया कि 50 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट अगर बैंक पे करेगा उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। कुछ सिंपल वर्ड्स में अब हम समझने की कोशिश कर लेते हैं। अभी तक हमने लीगल प्रोविजन को समझा, तो हो सकता है काफी सारी बातें आपको कंफ्यूज कर रही हैं। तो पहली बात, तो पार्टनरशिप फर्म अगर इंटरेस्ट पे करेगी पार्टनर को तो कोई टीडीएस की बात नहीं होगी, चाहे वो 1 रुपए की पेमेंट करे, चाहे वो 1 करोड़ रुपए की पेमेंट करे इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो 1 लाख रुपए का लोन दिया गया, 12% का इंटरेस्ट है, 12,000 रुपए जो इंटरेस्ट है वो पे किया जाएगा टू दी पार्टनर। तो ऐसे में कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, पूरी की पूरी 12,000 रुपए की अमाउंट पार्टनरशिप फर्म के द्वारा पार्टनर को पे की जाएगी। सेकेंडली, नो टीडीएस इज टू बी रिक्वायर्ड इन द फॉलोइंग केसेस। कौन सा, अगर किसी कंपनी के द्वारा लोन लिया गया है किसी बैंक से, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से, कौन सा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जो सेंट्रल एक्ट या स्टेट एक्ट या प्रोविडेंशियल एक्ट के अंडर आता है, तो उससे अगर कोई लोन लिया गया है उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो टीडीएस डिडक्ट नहीं करोगे। हाँ, अगर बैंक कंपनी को अगर इंटरेस्ट पे करता है 5,000 रुपए से ज्यादा तो ऐसे में टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा बाय द बैंक। यहां पर अपोजिट केस है, कंपनी ने लोन लिया है और बैंक को इंटरेस्ट पे कर किया जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। हाँ, अगर बैंक के पास कोई फिक्स डिपॉजिट है, कोई रेकरिंग डिपॉजिट है और उस पर कंपनी को ब्याज दिया जा रहा है, तो ऐसे में 5,000 रुपए से ज्यादा अगर इंटरेस्ट है तो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। नो टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड इन द फॉलोइंग केसेस। कौन सा केस, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा रिफंड दिया जा रहा है किसी व्यक्ति को और उस रिफंड पर इंटरेस्ट पे किया जा रहा है तो उस इंटरेस्ट पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट है, 5 लाख रुपए के साथ 10,000 रुपए का ब्याज है, गवर्नमेंट के द्वारा लेट पे किया जा रहा है टू दी टैक्स पेयर, तो 5,10,000 रुपए की टोटल पेमेंट की गई। तो कहा गया इस 10,000 रुपए पर कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये जो 10,000 रुपए है अदर सोर्सेज हेड में फुल्ली टैक्सेबल है। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। बैंक के अंदर सेविंग बैंक अकाउंट यहां पर मेंटेन किया गया है बाय मिस्टर एक्स। तो मान लीजिए 50 लाख रुपए इसके अंदर डिपॉजिट है सेविंग बैंक के अंदर, और बैंक के द्वारा उस पर इंटरेस्ट पे किया जा रहा है लेट से 20,000 रुपीज। तो कहा गया कि कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सेविंग बैंक अकाउंट है। अगर फिक्स डिपॉजिट होता तो 40,000 रुपए तक जो इंटरेस्ट है उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाता। तो यहां पर यह है सेविंग बैंक अकाउंट, तो ऐसे में कोई टीडीएस की बात नहीं होगी। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्रैक्टिकली आपको देखने को मिलेगा। अगर बैंक के द्वारा किसी इंडिविजुअल को इंटरेस्ट पे किया जा रहा है फिक्स डिपॉजिट पर 40,000 रुपए तक, कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अगर सीनियर सिटीजन है 50,000 रुपए तक है तो कोई टीडीएस डिपॉजिट नहीं होगा। अब मान लीजिए सीनियर सिटीजन को पेमेंट की जा रही है 1,50,000 रुपए की, तो ऐसे में बैंक क्या करेगा, 10% का टीडीएस डिडक्ट करेगा। कितना? 15,000 रुपए।
सीनियर सिटीजन को कितना पे किया जाएगा, 1,35,000 रुपए प्लस एफडी प्रिंसिपल अमाउंट। अब सीनियर सिटीजन का कहना है कि 1,35,000 रुपए की इंटरेस्ट इनकम के अलावा उसकी और कोई इनकम नहीं है, नो इनकम अदर देन दिस 1,35,000 रुपीज। और सीनियर सिटीजन कहता है कि 2-3 लाख रुपए तक कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। दैट मीन्स 3 लाख रुपए तक की जो इनकम है वो एग्जम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। तो ऐसे में मेरी 1,50,000 रुपए की इनकम पर टीडीएस क्यों डिडक्ट किया जा रहा है? अननेसेसरी मुझे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी और रिफंड क्लेम करना होगा। तो ऐसे में एक प्रोविजन बनाया गया कि अगर सीनियर सिटीजन फॉर्म 15H फिल करके बैंक को दे देता है तो बैंक टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा, भले ही वो अमाउंट 50,000 रुपए से ज्यादा हो। तो आज की डेट में मान लीजिए आपके फादर है, ग्रैंडफादर है, जिनकी एज 60 ईयर से ज्यादा है, तो जनरली वो लोग क्या करते हैं, फिक्स डिपॉजिट पर जो उनको इंटरेस्ट मिलता है उस पर टीडीएस डिडक्ट ना किया जाए तो वो क्या करते हैं, 15H फॉर्म फिल करके बैंक को दे देते हैं। और ऐसे में बैंक क्या करता है, उनको कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करता और विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस जो है वो पूरी की पूरी 1,50,000 रुपए की अमाउंट जो है वो सीनियर सिटीजन को दे देता है। अब एक और केस यहां पर लेते हैं। मान लीजिए बैंक को पेमेंट करनी है 4,50,000 रुपए की और वो सीनियर सिटीजन कहता है कि 3 लाख रुपए तक की इनकम जो है एग्जम्प्ट है, तो क्या ऐसे में बैंक को टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए या नहीं? द आंसर इज टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनकम क्या है, 3 लाख से ज्यादा है, जो इंटरेस्ट पे किया जाना है वो 3 लाख से ज्यादा है। तो हम देखेंगे कि फॉर्म 15H जो है वो अगर 3 लाख रुपए से ज्यादा इंटरेस्ट इनकम है तो वो फाइल नहीं किया जा सकता बाय द सीनियर सिटीजन। और यही प्रोविजन रखा गया अदर देन सीनियर सिटीजन के केस में जिनकी एज 60 ईयर से कम है। वो कौन सा फॉर्म फिल करके देंगे, फॉर्म 15G। मान लीजिए मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स को जो अमाउंट पे की जानी है, मान लीजिए वो पे की जानी है 1,40,000 रुपए, तो बैंक कहता है इस पर टीडीएस डिडक्ट होगा 10%, 14,000 रुपीज और 1,26,000 रुपए की पेमेंट की जाएगी मिस्टर एक्स को। लेकिन मिस्टर एक्स कहता है कि 1,40,000 के अलावा उसकी और कोई इनकम नहीं है और इन केस ऑफ अदर देन सीनियर सिटीजन 2,50,000 रुपए तक की अमाउंट पर कोई टैक्स नहीं लगता। तो ऐसे में वो क्या करेगा, फॉर्म 15G फाइल करेगा टू दी बैंक कि उसका टीडीएस डिपॉजिट, टीडीएस डिडक्ट ना किया जाए। हम देखेंगे 15G और 15H में बेसिकली एक डिक्लेरेशन फाइल की जाती है बैंक को कि उनकी जो इनकम है वो टैक्सेबल इनकम से कम है तो उन पर टीडीएस डिडक्ट ना किया जाए। हाँ, अगर इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल इनकम से भी ज्यादा होगी, दैट मीन्स जो एग्जम्प्ट इनकम है 2,50,000 रुपए उससे भी ज्यादा होगी, तो ये फॉर्म मान्य नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा। तो ऐसे में पहले हम बात करते हैं फॉर्म 15G की। फॉर्म 15G कौन फाइल कर सकता है, अदर देन सीनियर सिटीजन, जो एक सीनियर सिटीजन नहीं है, दैट मीन्स जिसकी एज 60 ईयर से कम है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। और कौन फाइल कर सकता है फॉर्म 15G, एक इंडिविजुअल और एचयूएफ। क्या होना जरूरी है, रेजिडेंट होना जरूरी है। रेजिडेंट ऑर्डिनरी भी हो सकता है, नॉट ऑर्डिनरी भी हो सकता है। एज 60 ईयर से कम होनी चाहिए 15G फाइल करने के लिए। टोटल इनकम पर जो टैक्स है वो नील होना चाहिए। अगर टोटल इनकम पर टैक्स नील नहीं है तो टीडीएस कैलकुलेट किया जाएगा। टोटल इंटरेस्ट इनकम फॉर द ईयर इज लेस देन द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। जो टोटल इंटरेस्ट बैंक आपको पे कर रहा है अगर वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो ही 15G वैलिड होगा, अदरवाइज 15G वैलिड नहीं होगा। मान लीजिए इंटरेस्ट पे किया जाना है 2,60,000 रुपए, तो ऐसे में 15G वैलिड नहीं होगा। इंटरेस्ट पे किया जाना है मान लीजिए 2,20,000 रुपए, तो ऐसे में 15G वैलिड होगा। लेकिन साथ ही एक और कंडीशन लगाई गई कि टोटल इनकम पर टैक्स जो है वो नील होना चाहिए।
मान लीजिए इंटरेस्ट तो है 2,20,000 रुपए, इंटरेस्ट है 2,20,000 रुपए, लेकिन साथ ही सैलरी इनकम है लेट से 5,00,000 रुपए। तो ऐसे में मेरी टोटल इनकम आ जाती है 7,20,000 रुपए, और इस पर अगर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो टैक्स आपका आ जाता है 0 प्लस 12,500 रुपए प्लस 44,000 रुपए। तो आपका अराउंड ये जो टैक्स आ जाता है 56,500 रुपीज। तो ऐसे में 15G वैलिड नहीं होगा। रीजन भी टोटल इनकम पर आपका टैक्स आना चाहिए निल, और इंटरेस्ट इनकम कितनी होनी चाहिए 2,50,000 रुपए से कम। उसके अलावा ये जो 15G है ये आपको ईयरली बेसिस पर फाइल करना होता है। दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर 21-22 में जितना आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है उसके लिए आप अलग 15G फाइल करेंगे। नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 22-23 में जो इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है उसके लिए आप नेक्स्ट ईयर में अलग 15G फाइल करेंगे। Form 15G and H are valid for one financial year, so you have to deposit these forms every year if you are eligible. Submitting them as soon as the financial year starts. तो जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है आपको ये फॉर्म 15G फिल करके बैंक को दे देना चाहिए कि आपका जो पूरे साल भर में इंटरेस्ट रहने वाला है वो 2,50,000 रुपए से कम रहने वाला है, और आपकी टोटल इनकम पर जो टैक्स है वो निल रहने वाला है। तो ऐसे में टीडीएस डिडक्ट ना किया जाए, तो भले ही अमाउंट 40,000 रुपए से ज्यादा होगी आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। अगर आप लेट 15G फाइल करेंगे तो हो सकता है बैंक ऑलरेडी टीडीएस डिडक्ट कर ले, और अगर बैंक ने एक बार टीडीएस डिडक्ट कर लिया तो ऐसे में आपका फॉर्म 15G फाइल करने का कोई रेलेवेंस नहीं रहेगा। तो you should submit them as soon as the financial year starts, will ensure the bank does not deduct any TDS on your interest income. तो बैंक क्या करेगा, कोई इंटरेस्ट जो पे करेगा उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। 15H की अगर हम बात करें तो वो फिल किया जाता है इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन जिसकी भी एज 60 ईयर या उससे ज्यादा हो। कौन फाइल कर सकता है, इंडिविजुअल। फॉर्म 15H के केस में एचयूएफ को कवर नहीं किया गया है। क्या होना जरूरी है, रेजिडेंट होना जरूरी है, ऑर्डिनरी या फिर नॉट ऑर्डिनरी, लेकिन रेजिडेंट होना जरूरी है। और टैक्स ऑन टोटल इनकम शुड बी निल, तो टैक्स जो है टोटल इनकम पर निल होना चाहिए। अगर आपके टैक्स जो है टोटल इनकम पर बन जाता है तो ऐसे में 15H वैलिड नहीं माना जाएगा। फॉर्म 15G एंड H आर वैलिड फॉर वन फाइनेंशियल ईयर, सो यू शुड सबमिट दिस every year if you are eligible, and should submit as soon as the financial year starts. Ensure the bank does not deduct any TDS on your interest income. तो अगर मैं फाइनली कंक्लूड करूं सेक्शन 194A को, तो इसके रिगार्डिंग जो आपको प्रैक्टिकल बातें ध्यान रखनी है, पहली बात, कोई भी व्यक्ति जो इंटरेस्ट पे करेगा वो टीडीएस डिडक्ट करेगा। अगर इंटरेस्ट अमाउंट 5,000 रुपए से ज्यादा है तो टीडीएस डिडक्ट होगा एट द रेट ऑफ 10%। अगर पेमेंट करने वाला कोई बैंक है, कोई कोऑपरेटिव बैंक है या फिर कोई पोस्ट ऑफिस है, और जो इंटरेस्ट पेमेंट की जा रही है वो 40,000 रुपए तक है, तो ऐसे में टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। 40,000 रुपए से ज्यादा अमाउंट होगी तो टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर बैंक के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा, कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा पेमेंट की जा रही है किसी सीनियर सिटीजन को, तो 40,000 रुपए की लिमिट बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी जाती है। तो दैट मीन्स इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, अगर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस 50,000 रुपए तक की पेमेंट करता है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। 50,000 रुपए से ज्यादा इंटरेस्ट की पेमेंट करता है तो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। उसके अलावा सेविंग बैंक अकाउंट पर जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा बाय द बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, तो ऐसे में कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। इसके अलावा जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा वो ब्रांच लेवल पर कैलकुलेट किया जाएगा। एक ब्रांच के अंदर आपके एक से ज्यादा टर्म डिपॉजिट्स है तो उन सभी पर मिलने वाला जो इंटरेस्ट होगा, अगर वो 40,000 रुपए से ज्यादा होगा तो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन 50,000 रुपए से ज्यादा होगा तो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। पार्टनरशिप फर्म अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट पे करेगी तो टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी।
उसके अलावा बताया गया अगर पेमेंट करने वाला कोई इंडिविजुअल है या फिर एचयूएफ है, तो इन दैट सिचुएशन टीडीएस तभी डिडक्ट किया जाएगा जब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो इन केस ऑफ बिजनेस, 50 लाख रुपए से ज्यादा हो इन केस ऑफ प्रोफेशनल। कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए ऐसी कोई लिमिट नहीं दी गई है। अगर वो 5,000 रुपए से ज्यादा इंटरेस्ट की पेमेंट करती है तो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। अब अगर जो रेसिपिएंट है वो एक बैंक है, फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, या फिर जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, कोई इंश्योरेंस कंपनी है, उनको अगर इंटरेस्ट की पेमेंट की जा रही है तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। इसके अलावा इन केस ऑफ इंडिविजुअल अगर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाना है तो इसके लिए फॉर्म 15G, फॉर्म 15H फाइल किया जा सकता है। 15G है अदर देन सीनियर सिटीजन, 15H है इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। 15G के लिए जो कंडीशन दी गई है, जो व्यक्ति है वो इंडिविजुअल और एचयूएफ हो सकता है, और टोटल इनकम पर टैक्स निल होना चाहिए, रेजिडेंट स्टेटस होना चाहिए, और जो इंटरेस्ट इनकम है वो 2,50,000 रुपए से कम होनी चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति फॉर्म 15G बैंक को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, कोऑपरेटिव बैंक को, पोस्ट ऑफिस को 15G फिल कर सबमिट कर देता है तो उसके द्वारा, बैंक के द्वारा जो भी इंटरेस्ट पे किया जाएगा उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। सिमिलरली सीनियर सिटीजन जो है वो 15H सबमिट कर सकता है टू द बैंक कि टीडीएस जो है डिडक्ट ना किया जाए ऑन द इंटरेस्ट इनकम। कंडीशन बताई गई, एक इंडिविजुअल ही फॉर्म 15H फाइल कर सकता है, रेजिडेंट होना जरूरी है, और टोटल इनकम पर टैक्स जो है वो निल होना चाहिए फॉर फाइलिंग 15H। तो अगर आप 15G या 15H सबमिट कर देते हैं तो बैंक के द्वारा जो भी इंटरेस्ट पे किया जाएगा ऑन द टर्म डिपॉजिट्स उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो ये बेसिकली समराइज फॉर्म है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो वो आप शेयर कर सकते हैं।